खाने पीने की दुकान लगाते हैं तो नाम लिखना होगा। यूपी सरकार का ये योगी मॉडल अब कांग्रेस के मंत्री को भी पसंद आ गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको बता रहा हूं पिछले 3 महीने से कि मैं क्या क्या दिखाता हूं। पहले आपको देश की खबर दिखाता हूं, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर दिखाता हूं, और अगर जरूरत पड़े तो विदेश की भी खबर दिखाता हूं। लेकिन आज सबसे पहले बात योगी मॉडल की करेंगे। यूपी में योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि खाने पीने की दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना होगा। अभी इसको लेकर हंगामा चल ही रहा था कि हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कह दिया हिमाचल में भी नेम प्लेट लगाना होगा। भारी बवाल हो रहा है, विस्तार से बताएंगे। और क्यों हो रहा है पता है? वो तो बीजेपी प्लस योगी मॉडल था, लेकिन कांग्रेस के मंत्री को यह पसंद आ गया है, इसलिए हंगामा हो रहा है। दूसरी खबर में आपको मायानगरी मुंबई कैसे बारिश से बेहाल है तस्वीरें दिखाएंगे। और हाँ, महाराष्ट्र में इतनी बारिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द हो गया है, रास्ता रुक गया है। तीसरी खबर में आपको भोपाल से आई एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कोई इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है। 5 साल की मासूम की रेप के बाद हैवान ने हत्या कर दी। चौथी खबर में आपको शाजापुर से आई खबर दिखाऊंगा। 2 गुटों की झड़प इतनी बढ़ गई कि गोली चली। एक शख्स की मौत हो गई है, लेकिन सीएम ने कह दिया है कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5वीं खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्यों आए हैं, विस्तार से बताएंगे। जानना चाहते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। छठी खबर में बताएंगे अमित शाह के आदेश के बाद कैसे 1 महीने में 29 नक्सली मारे गए हैं, विस्तार से बात होगी। 7वीं खबर में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की लोमड़ियों का आतंक। लोमड़ी इन दिनों अटैकिंग मोड पर हैं। मुंगेली से डराने वाली खबर आई है। आखिर में आपको बताएंगे आपकी दवाइयां बीमार हो गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहली खबर क्या है? बीजेपी प्लस योगी मॉडल। योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बीजेपी प्लस योगी का मॉडल कांग्रेस को क्यों पसंद आया? कांग्रेस को कैसे पसंद आ सकता है भाई? आपकी तो विचारधारा ही अलग है, आपकी तो सोच और समझ ही अलग है, फिर कैसे पसंद आ गया है योगी का मॉडल? पूरी खबर जान लीजिए। यूपी का योगी मॉडल कांग्रेस शासित हिमाचल सरकार के मंत्री को भी पसंद आ गया। यूपी के बाद अब हिमाचल में भी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने का फरमान मंत्री जी ने जारी कर दिया। पहले यूपी में योगी सरकार ने होटलों और ढाबों के बाहर मालिकों के नाम लगाने का निर्देश जारी किया, और अब इस योगी मॉडल को हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाथों हाथ ले लिया है। यूपी में यह फरमान जारी हुआ तब भी खूब राजनीति हुई, और अब जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के ही मंत्री ने नेम प्लेट वाला फरमान जारी किया है तो कांग्रेस के ही अंदर कलह शुरू हो गई। आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि यूपी और हिमाचल सरकार का नेम प्लेट वाला फरमान क्या है। विस्तार से सब कुछ देख लीजिए और समझ लीजिए। पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि होटल ढाबों के सामने मालिक का नाम लगाना जरूरी होगा। और जब हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कह दिया कि होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को भी अपना नाम बताना होगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी आदेश दिया कि होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सभी दुकानदारों के आईडी कार्ड बनेंगे। सभी दुकानदारों को याद रखिएगा, आईडी कार्ड, परिचय पत्र और जाति बताने में कितना बवाल हुआ था। उज्जैन मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। सभी दुकानदारों के आईडी कार्ड बनेंगे ताकि उनकी पहचान हो सके। यूपी में योगी सरकार ने सभी होटलों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कह दिया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के नाम और आईडी कार्ड जरूरी होंगे। विस्तार से सब कुछ दिखा रहा हूं। एक तरफ मंत्री, एक तरफ मुख्यमंत्री। आपको याद होगा जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने के दुकानों के सामने नाम लिखने का फरमान जारी किया था, जिसको लेकर खूब हंगामा मचा। विपक्ष ने इस आदेश को सांप्रदायिक एंगल दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो इस फैसले को मुस्लिम विरोधी तक कह दिया और जगह जगह मोहब्बत की दुकान के पोस्टर भी लगाने लगे। वीडियो देख लीजिए, मेरे बगल में चल रहा है। यूपी सरकार के इस फरमान के बाद कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया था, जमकर विरोध। दिख रहा है विरोध। लेकिन अब
जब उनके ही मंत्री ने हिमाचल में भी नेम प्लेट लगाने की बात कही तो कांग्रेस के अंदर ही कलह मच गई। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है। और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में, इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स। स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इस पर अमल बंद कर दिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे, उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल की सरकार अगर ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। कौन बताइए? कांग्रेस के इतने बड़े नेता टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मामला इतना बढ़ गया है कि हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पार्टी नाराज हो गई है, नाखुश हो गई है। और हमारे सोर्स बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। मामला बढ़ा तो विक्रमादित्य सिंह को सफाई देना पड़ा। और विक्रमादित्य सिंह के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला ने भी विक्रमादित्य सिंह का बचाव किया। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम एक जो है एक इसमें कमेटी बनाएंगे जिसमें विपक्ष के विधायक भी होंगे और पक्ष के विधायक भी होंगे। तो उनके लिए हमने ये कहा है कि ये नहीं कहा कभी कि यूपी की तर्ज पे है। हिमाचल प्रदेश जो भी करेगा वो अपनी तर्ज पर करेगा, अपनी मांगों को लेकर करेगा, अपनी समस्याओं को लेकर करेगा। उसमें अगर ऐसा कुछ आया है किसी और स्टेट के बारे में तो हम हर स्टेट का सम्मान करते हैं, मगर हिमाचल प्रदेश की अपनी यूनिकनेस है और अपने मुद्दों के ऊपर ही कार्रवाई होगी। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहां पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानिया रेडी वाले बैठ सके। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान है, ढिका दुकान। उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का, सिर्फ इतना ही है। उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। ये सब बवाल क्यों मचा है जानते हैं? क्योंकि विक्रमादित्य ने यूपी का नाम ले लिया। अब इतना बवाल होने पर भले ही विक्रमादित्य सिंह आज कह रहे हैं कि यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी कल ही तो मंत्री जी आपने यूपी का नाम लिया था। सुना दीजिए भाई, विस्तार न्यूज है, सब कुछ दिखाएंगे विस्तार से, जिसमें मंत्री जी खुद कह रहे हैं यूपी में भी लागू हुआ है, इसलिए हमने भी लागू करने का फैसला किया। सुनाइए जरा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। मंत्री जी लागू कर देते जो नियम लागू करना था, यूपी से तुलना करके फंस गए। बस इसीलिए दूसरी पार्टियां भी विरोध करने लगी और विरोध इतना बढ़ गया कि अब ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि आदेश लागू होगा भी या नहीं। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा सब कुछ बताएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले मेरे सहयोगी कौन? अमृत तिवारी। अमृत जी, कल हमने कहा था कि ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, घर में आपके कलह हो जाती है इसलिए नहीं बोलेंगे। बस इतना ही पूछेंगे कि मंत्री जी के इलाके में तो कलह नहीं हो रही है, मंत्री जी के इलाके में तो कलह नहीं हो रही है, कांग्रेस में तो कलह नहीं हो गई। जी ज्ञानेंद्र जी, विक्रमादित्य का जो बयान है वो उन्होंने अपने पिच से बहुत ही सही बयान दिया है। वो जिस इलाके से आते हैं और जिस राज्य से आते हैं वहाँ पे हिंदू आबादी जो है वो लगभग 92% से ज़्यादा है और इसमें ज़्यादातर सवर्ण जाति के लोग हैं। तो वो जिस पिच से बैटिंग कर रहे हैं वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब अयोध्या में शिलान्यास राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो भी वो पार्टी के जो गाइडलाइंस थी उससे हट करके जाके उसमें शरीक हुए थे। विक्रमादित्य जो बोलते हैं उस
उसमें कहीं ना कहीं वो उस स्थिति को रखना चाहते हैं जहां से लोगों के सेंटिमेंट को कैटर किया जा सके। और इस समय जैसे ही संजौली का मामला उभरा, जबकि वहां मस्जिद बनाई जा रही है और उसके ये मामला सामने आया कि अवैध रूप से उसका निर्माण हो रहा है, तो पूरे हिमाचल में इसका स्पार्क देखा जा रहा है और लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं। ऐसे माहौल में जब विक्रमादित्य यह बयान देते हैं कि यूपी की तर्ज पे हम इस तरह का नियम ला रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस हाईकमान के हाथ पांव फूल जाते हैं। और इसके बाद राजीव शुक्ला और उसके बाद से टीएस सिंहदेव भी इसमें अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जिसके बाद से शुक्ला खास तौर पे इस पे हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद से इनका बयान, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 2 बयान विस्तार न्यूज ने दिखाए हैं, उसके बाद वो परिवर्तन बयान का होता है और वो कहते हैं कि हिमाचल एक अलग स्टेट है, लेकिन इसमें हम जो है कमेटी बैठा है जिसमें भाजपा के लोग होंगे, हमारे भी लोग होंगे, और उसके बाद हम कुल मिलाकर अमृत कुल मिलाकर रायता फैल गया है, समेटने का काम जारी है। मैं समझ गया और आप बड़े विस्तार से बता रहे थे, समझा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमृत। चलिए तो अगली खबर क्या है आपको पता है? अगली खबर मैं बता देता हूं क्या है। बारिश ने प्रधानमंत्री का दौरा रद्द करवा दिया है। इतनी बारिश कहां हो रही है आपको पता है? महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मायानगरी मुंबई का हाल देख लीजिए, सब कुछ दिखा रहा हूं। मेरे बगल में कई विंडो बने हैं, कई खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में देख लीजिए कहां कहां क्या क्या हो रहा है। सड़कें पानी से लबालब, ऐसा लग रहा है समंदर मुंबई की सड़कों पर ही आ गया है। तूफान से जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। कल रात तो मुंबई बेहाल हो गई, कई फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी, आप समझ रहे हैं, रूट बदलना पड़ा। बीएमसी अलर्ट मोड पर है, अधिकारी पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। हाहाकार मचा हुआ है मुंबई में, लोग परेशान हैं। बेहाल मुंबई का हाल दिखाती पहली ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पहले मुंबई की ये तस्वीर देख लीजिए जो खुद बयां कर रही हैं कि मुंबई कितनी परेशान है, मुंबई कितनी बेहाल है, मुंबई कितने आफत में। दिखाइए। इस भारी बारिश का असर आम जनता पर तो हुआ ही है। प्रधानमंत्री का दौरा भी रद्द हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मायानगरी मुंबई जाने वाले थे। इतनी बारिश कि दौरा रद्द करना पड़ गया। भारी बारिश के कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। मौसम का हाल देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुणे दौरा कैंसिल कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर भी कल 14 फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट किया गया। पीएम मोदी पुणे दौरे पर 22,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे। कितने? 22,000 करोड़, 22,000। लेकिन 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास रुक गया है। बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। क्यों रुक गया है? बारिश की वजह से। इसलिए सोचा आज आपको महाराष्ट्र के बारिश की तस्वीर दिखा दूं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के सूखे की खबर पूरे देश में दिखाई जाती है। मुंबई जब डूबती है वो खबर भी आपको देखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य। चलिए, प्रधानमंत्री का दौरा अगर रद्द हो रहा है तो यह खबर बहुत बड़ी है अपने आप में, और वो भी वजह अगर बारिश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बता देता हूं। अगली खबर क्या है? कोई इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये शख्स है, और फिर कह रहा हूं इसकी जो खबर है ये इंसानी नहीं है, राक्षस है, दरिंदा है ये व्यक्ति। इस खबर को जब आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। 5 साल की मासूम 24 सितंबर को लापता हो गई थी। घर वालों ने तलाश की, पुलिस ने तलाश की,
इधर उधर घूमते रहे। आज मासूम मिली, वो भी पड़ोस में। लेकिन जब बच्ची मिली तो उसकी सांसें थम गई थी। उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। बच्ची की लाश पड़ोसी के घर पानी टंकी में मिली। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि 5 साल की मासूम से दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है। रिपोर्ट में बच्ची से रेप की पुष्टि हुई है। सोचिए, बच्ची जब लापता हुई तो आरोपी भी परिवार और पुलिस के साथ तलाश कर रहा था। आरोपी है जो कितना बड़ा बहरूपिया था कि पुलिस और परिवार के साथ खुद बच्ची को ढूंढने निकल रहा था। खोजबीन में जुटा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था बच्ची को ढूंढने का ढोंग करने वाला ही बच्ची को मारने वाला राक्षस है, दरिंदा है। बच्ची की मौत की खबर सुनकर मां का रो रो कर बुरा हाल है। 3 दिन पहले तक जिस घर में मासूम की किलकारियां गूंजती थी, आज उस घर में बच्ची की मौत का मातम है। मां चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अफसोस, अब आंगन में बच्ची की चहलकदमी नहीं हो पाएगी। और इस खबर को पढ़ते वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पीड़ा तो है, बहुत दुख है, लेकिन इस तरह के घिनौने और दरिंदों की खबर दिखाते हुए एक इंसान होने के नाते मुझे भी गुस्सा आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर में आगे बात करेंगे। एक मकान के अंदर पुलिस की एक बड़ी टीम अंदर है। पुलिस को कुछ न कुछ सुराग मिले हैं। यहाँ से स्मेल आई है, दुर्गंध आई है। जैसे ही मकान खुला है, दुर्गंध आई है। ये इसमें कुछ न कुछ है। ये तस्वीर दिखाई दे रहा है। लड़की दिखाइए। नहीं, हम लड़की दे, हमें लड़की चाहिए और हमें लड़की दिखाइए। अरे लड़की के साथ ऐसा क्यों है? हमारी बच्ची के साथ, हमारी बच्ची तो गई, पूरी जिंदगी छूट गई, उसकी माँ की भी छूट गई, अभी भी बच्चे की मौत छूट गई। क्या हो रहा होगा उसके साथ, बिल्कुल पता नहीं हो रहा। आप भी लेने यही वाले घर पे, एक घर ऊपर है, इसका घर है ऊपर, दूसरा भैया का है। ऐसे ही पहली बार हुआ ऐसे कि ऊपर से यहाँ से सब्जी ले ली, वहाँ से रोटी ले ली। बड़ी दिन भर में तो कोई 56 चक्कर ऊपर नीचे होते, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। 5 साल की बच्ची, कितने हैवान होते हैं ये लोग। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि कितना घिनौना इंसान है। बच्ची के साथ रेप किया और फिर गला दबाकर बच्ची को मार डाला और लाश को पानी की टंकी में डाल दिया। बच्ची 24 सितंबर को गायब हुई थी। 25 सितंबर को पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया था। वाजपेयी नगर मल्टी के 1000 से ज्यादा फ्लैट की तलाशी ली गई थी। 5 थानों के 100 से ज्यादा पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। ड्रोन, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल, सबकी मदद ली गई। 3 दिन से लापता बच्ची की 26 सितंबर को पड़ोसी के घर की पानी टंकी में लाश मिली और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हो गई। बहुत दुखद है, बहुत दुखद। बच्ची की लाश मिली, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जानते हैं, पोस्टमार्टम के बाद शव को सीधा अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। 3 दिन से परिवार जिस मासूम को देखने के लिए तड़प रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था, उसे जी भर देख भी नहीं पाए।
इस पूरे मामले पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार उस घटनास्थल के आसपास सर्चिंग करते रहे। उसमें पुलिस ने लगातार प्रयास किया। उस पूरे घटनाक्रम में आज उस सर्चिंग में पुलिस को सफलता मिली। आरोपी चूंकि परिचित था, वो पूर्व में दोनों पड़ोस में ही रहते थे, बिल्कुल घर के सामने वाली उसी लेन में, उसी फ्लोर पर सामने के फ्लैट में वो रहता था और वो परिचित था। उसने बच्ची को चूंकि बुलाया और बच्ची चूंकि जानती थी वो चली गई। इस दौरान उसने ये घटना कारित की और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया। इस मामले में पुलिस ने अतुल नाम के युवक के साथ साथ उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार किया है। अतुल पूरे कुकर्म का मुख्य आरोपी। अतुल की बहन और मां को मामले को छुपाने के प्रयास में पुलिस ने गिरफ्तार किया। देख लीजिए आरोपियों का फोटो। दरिंदा अतुल अब पुलिस की गिरफ्त में है। बेटे के पाप को छिपाने वाली मां और बहन भी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। अब इतनी बड़ी घटना हुई है तो विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। प्रशासन से, शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, जो जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको रोकथाम करना पड़ेगा। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे। मेरे तो ऐसा गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के गला दबा देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को जेल के सीखों से लेकर के फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे। आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे वीडी शर्मा। इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है ये समझने के लिए मुझे जाना होगा भोपाल और मेरे सहयोगी विवेक पांडे हैं जो पूरा मामला बताएंगे। और इस पूरे मामले में विवेक पांडे, ये बहुत दुखद घटना है, पूरे भोपाल को नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोई पड़ोसी जो बगल में रह रहा हो विवेक, अगर वो इतना घिनौना काम करे और साथ में पुलिस के और परिवार के घूमे, मैं इसीलिए कह रहा हूं विवेक, ये लोग दरिंदे हैं, ये लोग घिनौने हैं। और जब मैं इस खबर को बता रहा हूं विवेक दुनिया के सामने, देश के सामने, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई पड़ोसी ऐसा कैसे कर सकता है। इस खबर पर अब तक का अपडेट क्या है विवेक, बता दीजिए विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को। देखिए, अभी एसआईटी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के एक अधिकारी से बात हुई है तो उसने ये बताया है कि जब ये बच्ची लापता हुई उस वक्त वहाँ पे फॉगिंग हो रही थी। मच्छर को भगाने के लिए नगर निगम की टीम फॉगिंग कर रही थी और फॉगिंग के दौरान ही बच्ची अपने जिसे वो अंकल कहती थी, जो अब दरिंदा बन चुका है, दरिंदे की शक्ल पे उभर के आया है, उसने घर पे उसको बुलाया, कमरा बंद कर दिया और उसके साथ हैवानियत की। जब बच्ची चीखने चिल्लाने की कोशिश की, उसके मुँह पे कपड़े ठूसे गए। उसके बाद जब उसके साथ रेप किया जा रहा था, बच्ची ने ये कहा कि मैं इस पूरी घटना को लेकर मां को बता दूंगा। तब वहां पे धारदार हथियार से उस अतुल नाम के जो दरिंदा है जिसने हत्या की है, रेप करने के बाद उसने उसको मारा और वो वहां से बेहोश हो गई। अतुल ने देखा कि उसकी मां और उसके आसपास के लोग उस बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं, तो अतुल ने उस बच्ची को पहले छिपाया, बाद में उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद आरोपी उसको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा हड़कंप मचा। आसपास के लोग पैनिक हुए। पैनिक होने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर राउंड अप करती रही और करीब 36-37 घंटे तक वहां तक पुलिस तलाशी करती रही और इस वक्त और उसी बीच आरोपी ये सफल नहीं हो पाया कि और उसकी बॉडी को कहीं पे दफना सके। और जब बदबू आई तब जाके गेट खुला और पुलिस के तमाम सारे अधिकारी वहां पे पहुंचे। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उसने जो प्राथमिक बयान दिया है उसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी खरगोन में मामला दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का और उसी वक्त वो खरगोन से भागकर भोपाल में आया था और भोपाल में मजदूरी करता था। मौके का फायदा उठा के उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कल पुलिस उसको रिक्रिएशन के लिए ले जा सकती है, लेकिन पुलिस ने अभी एहतियात बरता है कि वहां पे लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा, क्योंकि वहां से 3 से 4 या परिवार है जो अभी दहशत में है, आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। कल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ठीक है विवेक, कल जो भी होगा विवेक, कल जो भी होगा, ऐसी कहानी, ऐसी दर्दनाक कहानी हम इसलिए भी दिखाते हैं ताकि लोग आगे से ऐसी हरकत ना करें। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, और जो भी अपडेट होगा
कल आपसे दोबारा बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे। और कहां की बात करेंगे? शाजापुर की बात करेंगे, क्योंकि सीएम बोल दिए हैं कानून से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं है। कहां की खबर है? मध्य प्रदेश के शाजापुर में जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। शाजापुर के मक्सी में 2 गुटों में जमकर झड़प हुई है। बात सिर्फ झड़प तक ही नहीं रही, गोली बंदूक भी चल गया, पथराव भी हुआ है। इस घटना में गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई। शाजापुर में हुई हिंसा में 7 लोग घायल भी हो गए। घायलों का इलाज जारी है। इलाके में तनाव है, स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। आज मृतक शख्स का जनाजा निकला, भारी सुरक्षा के बीच जनाजा निकाला गया। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाजापुर का माहौल कैसे बिगड़ा, क्या हुआ, सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छोटे से विवाद ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। मक्सी कस्बे में 2 पक्षों के बीच में आपस में विवाद हुआ है और कुछ फायरिंग की भी घटना सामने आई है। एक की मौत हो गई है और बाकी को रेफर कर दिया गया है। ये प्रशासन खाली घूम रहे हैं उनके लिए। हमारा सबर देख लो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे किसी प्रतिबंधात्मक धारा 163 के PNS के तहत आदेश जारी किए गए हैं। गेट लगाए गए हैं, पर्याप्त हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग व्यवस्था लगाई है। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को समझने के लिए प्राथमिक आकलन कर लिया गया है। हमारी मांग ये है कि हमारे भाई को वहाँ जमानत मिले। शाजापुर में 2 दिन पहले यानी सोमवार को समीर खान और अनीस खान नाम के शख्स के बीच विवाद हुआ। सोमवार को शुरू हुआ ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि कल रात मक्सी में हिंसा भड़क गई। हिंसा में फायरिंग हुई और अमजद नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद उज्जैन संभाग की पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोगों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। इलाके में धारा 163 लगा दी गई। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि एक जगह 5 लोग इकट्ठा ना हो। 20 लोगों पर नामजद FIR भी दर्ज हो गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने पोस्ट कर साफ कह दिया है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने उज्जैन संभाग के IG और कमिश्नर से खुद फोन पर जानकारी ली। इसके बाद IG और कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे। लेकिन अब शाजापुर मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। सुना दीजिए कांग्रेस क्या कह रही है और कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया। सुनाइए बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है। शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब हिंसा का हब बन चुका है। चाहे वो बालिकाओं के साथ हिंसा हो, चाहे संप्रदायों में हिंसा हो, ये इस तरह के तनाव पैदा होना मैं समझता हूँ एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। मंदसौर के बाद अब मक्सी में इस तरह के 2 गुटों में झगड़ा होना, जिसमें मारे जाने की भी खबर है और घायल होने की भी खबर है, बाजार बंद है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे जब गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा है तो आप इसे इस्तीफा दे दीजिए। किसी सीनियर मिनिस्टर को आप ये गृह मंत्रालय दे दें ताकि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। शाजापुर के अंदर मक्सी में इस प्रकार की घटना दुर्घटना, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग जो वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार के बहाने देते हैं और दुर्भाग्य की कांग्रेस इनके साथ खड़ी होती है। कोई भी कानून को हाथ में लेगा, कोई भी अगर इस प्रकार के वातावरण को बिगाड़ेगा तो शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता और तत्परता से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस विपक्ष में है तो राजनीति तो करेगी, लेकिन प्रदेश की मोहन सरकार ने साफ साफ कह दिया है आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। आगे जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे कौन सी खबर है?
आगे कौन सी खबर है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, विस्तार न्यूज के रिपोर्टर से दर्द बताया तो कलेक्टर ने संज्ञान लिया। चलिए आपको मैं बता देता हूं कि विस्तार न्यूज के रिपोर्टर ने अगर लोगों का दर्द जाना है तो कलेक्टर तक भी पहुंचा है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से हमारे सहयोगी विवेक डांगी ने एक तस्वीर भेजी है। तस्वीर क्या है, ये वीडियो देखिए। कैसे सीढ़ियों पर बैठे एक बुजुर्ग परेशान है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर परेशान हो जाता हूं। सिस्टम के आगे बेबस इन लोगों को देखकर गुस्सा आता है। इस तरह की तस्वीर देखकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, हमारी टैगलाइन है, आगे नहीं बढ़ा, वहीं रुक गया। मेरे सहयोगी वहीं रुक गए निवाड़ी में। विस्तार न्यूज की टीम ने जब 70 साल के बाबा को रोते बिलखते हुए देखा तो पता चला कि बाबा न्याय के लिए सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर क्या था, विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी ने बाबा की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और दूसरी तस्वीर देखी। जो 70 साल का बुजुर्ग शख्स सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था, वो अब डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी के सामने बैठा है। आपका अपना चैनल है, बस इसीलिए कहता हूं इमोशनल चैनल है। अगर आप परेशान होंगे तो फिर विस्तार न्यूज की टीम परेशान होगी। अब मामला क्या है विस्तार से बता देते हैं। चलिए सब कुछ जान लीजिए। तस्वीरों में दिख रहे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम मुलायम पाल है, उम्र 70 साल है। मुलायम पाल हाथ में थैला लिए कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे थे। पिता की मौत के बाद इनके भाइयों ने इनसे जमीन छीन ली। इंसाफ की आस में ये 16 साल से कलेक्टर ऑफिस आ रहे थे। कितने साल से? 16 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगे और किस्मत को कोसने लगे कि कौन सा पाप हुआ था मुझसे। सोचिए, 16 साल से कोई आदमी भटक रहा है, कोई इंसान भटक रहा है। क्या ही सिस्टम है, क्या ही सिस्टम है। इन्हें नहीं रोना चाहिए। 70 साल के इस बुजुर्ग को नहीं रोना चाहिए, सिस्टम को रोना चाहिए, सिस्टम को रोना चाहिए। एक बार वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर भी सरकारी अमले, सरकारी अफसर अगर उनका दिल नहीं पसीजता है तो ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा देने वाली तस्वीर है। देखिए, हो सकता है इस वीडियो को देखकर सिस्टम जागे और इनको न्याय मिले। दिखाइए। कंट्रोल को खा रहे हम, बाबा बनी से भंडारण में खा रहे हैं और हम सिर्फ सूर की सब्जी खा रहे हैं। तरकारी नहीं मिला तो रो मत दादा, रो। परेशानी की इनकी लाचारी, इनकी बेबसी कौन दिखाएगा? इनके आंसुओं को बहने से कौन रोकेगा? बताइए। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। मुलायम पाल जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो सिस्टम की लाचारी के चक्कर काटते काटते थक जाते होंगे, हार मान जाते होंगे। जो उम्र नाती पोते के साथ खेलने की है, उस उम्र में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में विस्तार न्यूज मुलायम पाल जी का सहयोगी बना। हमारे सहयोगी विवेक डांगी ने हाथ थामकर मुलायम पाल को डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस ले गए। डिप्टी कलेक्टर राजेंद्र मिश्रा से बुजुर्ग की समस्या को लेकर चर्चा की, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने तुरंत एसडीएम को 1 हफ्ते के अंदर समस्या का निदान करने का आदेश दिया। बस इतना शब्द सुनना था अफसरों से, इसीलिए 16 साल से चक्कर काट रहे थे। अब मुलायम पाल खुश हैं, भरोसा मिल गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये बुजुर्ग दादा एक फटा हुआ ये थैला कलेक्ट्रेट के जीने पे बैठे हैं। अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अब विस्तार न्यूज ये बीड़ा उठा रहा है। दादा सुनाई नहीं देता है। ये दूध ठीक नहीं होगी, 16 साल से ऐसे भटक रहे हैं। धन्यवाद, आपने मदद करी मेरी बहुत अच्छी। बाबा आपको प्रणाम है, धन्यवाद नहीं चाहिए आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। विवेक डांगी ने अधिकारियों से मिलवाने के बाद खुद बाबा को अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ा। क्या बात है विवेक, शाबाश, बहुत अच्छा विवेक, बहुत बढ़िया। 1 हफ्ते में समस्या के निदान का अधिकारियों ने भरोसा दिया है। मुलायम पाल जी के मामले में क्या आगे होगा वो सब अपडेट आपको जरूर बताएंगे। अगली खबर क्या है आपको पता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्यों आए? बीच में विष्णुदेव साय दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अगल बगल भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं, पीछे प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, उधर अरुण साव दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज जो लोग जानना चाहते हैं,
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्यों आए, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में क्यों हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम जब नड्डा रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे तो स्वागत करने तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलीबांधा पहुंच गए। तेलीबांधा में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जेपी नड्डा 93 साल के गोपाल व्यास के घर पहुंचे। विधायक कॉलोनी स्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास को जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया। करीब 20 मिनट तक जेपी नड्डा गोपाल व्यास के घर रहे। गोपाल व्यास के आवास से लौटने के बाद जेपी नड्डा नालंदा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के क्या मायने हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार न्यूज के संवाददाता रोहित मिश्रा की गोपाल व्यास से की बातचीत सुनाते हैं। सुन लीजिए। जब आप लोग काम कर रहे थे उस समय संघ में, तो किस तरह के कामकाज आप लोग करते थे? बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी छत्तीसगढ़ में थी। नड्डा का परिचय हमसे बहुत बाद में हुआ है। उसका ससुराल जबलपुर है। हम जबलपुर में संघ के प्रचारक थे। इसके जो सास थे वो सांसद थे। है ना, पूरा परिवार वो इस काम में। गोपाल व्यास से जब मेरे सहयोगी बात कर रहे थे तो मैं उनके घर में उनके पीछे की दीवार देख रहा था। दीवार में पेंटिंग देख रहा था, कितनी पुरानी है, और उनकी तकिया देख रहा था, कितनी पुरानी है। ये सब कुछ इसलिए देख रहा था ताकि ये सब देखकर मैं इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि गोपाल व्यास कितने पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये सब समझना जानना इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर पहुंचे थे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है, तो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे संघ के और पार्टी के। इसलिए ये सब कुछ देख रहा था। मेरे रिपोर्टर ने भी बारीकी से देखा और जरूरी समझा कि गोपाल व्यास से बातचीत की जाए। पुराने दिनों को बता रहे थे, अपने संबंध बता रहे थे। जेपी नड्डा अभी बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी के तमाम नेता भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद हैं। प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर एक रिव्यू मीटिंग चल रही है। मंत्री सांसदों विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 19 लाख सदस्य बन गए। जेपी नड्डा के दौरे के क्या मायने हैं, आपको जानना है विस्तार से? आपको अगर जानना है विस्तार से तो फिर चलना होगा मेरे साथ मृगेंद्र पांडे के पास, क्योंकि मृगेंद्र पांडे लगातार इस पूरे दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। मृगेंद्र जी, ये बताइए कि सदस्यता अभियान नालंदा परिसर तो हमने विस्तार से दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी, अंदर की कहानी, और पार्टी दफ्तर में 19 लाख सदस्य बनाए गए हैं। टारगेट कितना था? कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुस्से का शिकार तो नहीं हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के नेता? मृगेंद्र जी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को काफ़ी बेहतर तरीके से प्लान किया गया। आपने गोपाल व्यास के बारे में बताया, मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि ये जनसंघ से जुड़े हैं और मीसाबंदी रहे हैं। आप समझिए, देश में मीसाबंदियों को लेकर एक अलग तरीके की चर्चा चल रही है। उस बीच जब छत्तीसगढ़ जेपी नड्डा आते हैं तो मीसाबंदी गोपाल व्यास से मिलते हैं। दूसरी बात, वो रानी दुर्गावती की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं। आदिवासी वर्ग की बहुत बड़ी आस्था है। तो एक तरफ गोपाल व्यास जो बुजुर्ग हैं, मीसाबंदी हैं, जनसंघ से जुड़े हैं, दूसरा रानी दुर्गावती जो ट्राइबल लोगों की आस्था की प्रतीक है। इसके बाद वो जब नालंदा परिसर पहुंचते हैं तो यूथ, जो आने वाला भविष्य है, जो बीजेपी का टारगेट ग्रुप है, उसको उसके पास पहुंचते हैं और उसको सदस्यता दिलाते हैं। अब आपने कहा कि क्या लक्ष्य है और उसे बीजेपी कितना पा सकती है। अभी 19 लाख सदस्य बना लिए गए हैं और 50 लाख का लक्ष्य है। पहला चरण पूरा हो गया है। तो आप समझिए करीब करीब आधे के आसपास जो है बीजेपी टारगेट पूरा करती नज़र आ रही है, और आधा जो अगला चरण होगा उसमें आधे और सदस्य बनाना है। कुल मिलाकर आज वही प्लानिंग है जेपी नड्डा की कि 20 लाख के
की संख्या को आप 50 लाख तक कैसे पहुंचाएंगे? कुल मिलाकर लक्ष्य जो है मृगेंद्र भाई, कुल मिलाकर लक्ष्य जो है 50 लाख तक जल्दी पहुंचिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो निश्चित तौर पर ये क्लासरूम में जब बैठेंगे सब तमाम बीजेपी के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है पता है आपको, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की लोमड़ियां इन दिनों अटैकिंग मोड पर हैं। बताइए, बैटिंग करने वाले अटैकिंग मोड पर होते हैं, लोमड़ी अटैकिंग मोड पर है। छत्तीसगढ़ के लोमड़ी इन दिनों अटैकिंग मोड पर है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसकी वजह से इलाके में डर का माहौल है, आतंक मचा हुआ है। लोमड़ी के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं। बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है आपको? और मामला कहां का है? मामला छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी इलाके का है। लोमड़ी ने 5 गांव में आतंक मचा रखा है। लगभग 12 से अधिक लोग लोमड़ी के हमले में घायल हो गए। लोमड़ी के हमले में किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा जख्मी हो चुका है। यह खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको याद है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था आपको पता है ना? इसी तरह से कौन सा जानवर था वो? भेड़िया। आदमखोर भेड़िए ने बवाल मचा रखा था, लोगों की जान ले रहा था। 9 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अभी तो लोमड़ी घायल कर रहा है। अगली खबर नहीं दिखाऊंगा तो मुंगेली जिला प्रशासन, मुंगेली का पुलिस प्रशासन, मुंगेली का वन विभाग अमला कैसे अलर्ट होगा, इसलिए दिखा रहा हूं। लोरमी में लोमड़ी की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव वाले साथ में लाठी डंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं और शाम होते ही लोग घर के बाहर से निकलना बंद कर दे रहे हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं। लोमड़ी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। लोरमी में लोमड़ी का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोमड़ी ने दर्जनों लोगों को अब तक के घायल कर चुका है। यहाँ पे लोग 7 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकल पाते हैं। अब पता है कहाँ से आते हैं इसको तो नहीं पता है, लेकिन हमारे घर में अंदर में आया और जो है ना तो उनके घर में घुस के ऐसे वायर किया। लोमड़ी अभी कटा था ना 12 लोगों को इधर उधर करके मोहल्ले में करके, तो उसी के डर में हम लोग लाठी वाठी रख के निकलते हैं, बाहर घूमने निकलते हैं। तो शाम ढलता है तो डंडा लाठी लेके निकलते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लाठी डंडा लेकर खेत टहल रहे हैं भाई। लोमड़ी ने काफी आतंक मचाया हुआ है। लोग काफी परेशान और डरे हुए हैं। लोमड़ी का आतंक दरवाजा, कारी डोंगरी, खुड़िया, तिलकपुर और दुल्लापुर गांव में फैला हुआ है। ग्रामीण लोमड़ी से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लोमड़ी को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया गया था, लेकिन अभी तक एक भी लोमड़ी पकड़ में नहीं आया। पकड़िए भाई। बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में लोमड़ी मौजूद हैं जो घात लगाकर गांव वालों पर हमला करते रहे। वन विभाग अब तक लोमड़ी के हमले को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक लोगों को राहत नहीं मिली। मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। 20 तारीख से रात से मामला आया है, फिर उसके बाद 21 तारीख सुबह भी। उसके लिए जो 4-5 जो सीआर का जो दल है और वो कुछ गांव वालों के अनुसार उनको हताहत किया गया है, तो हम लोग भी उनसे मुलाकात किए हैं और उनका इलाज करवा के उसको वापस किए हैं। लेकिन हमारा जो अमला है लगातार 2 दिन से वहीं पर है और उनको अब जब भी बोला जा रहा है कि रात में ना निकले, मुनादी भी कराई गई है और हमको पिंजरे में पकड़ने की व्यवस्था किया जा रहा है। एसी कमरों से डीएफओ साहब आप निकल जाइए, गांव की ओर चले जाइए। आप जाएंगे तो आपके एसडीओ भी आएंगे, आप जाएंगे तो आपके रेंजर भी पहुंचेंगे और डिप्टी रेंजर से लेके फॉरेस्ट गार्ड तक सब पहुंचेंगे। इसलिए एसी कमरे से निकलिए, वहां बैठकर एसी में हवा खाते बयान देना तो बहुत आसान बात है, लेकिन जिनके शरीर में जख्म दे रहा है लोमड़ी, उसका क्या होगा? निकलना पड़ेगा। लोमड़ी के आतंक को रोकना पड़ेगा। इंसान खतरे में है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे कौन सी खबर है? अमित शाह के आदेश के बाद 1 महीने में 29 नक्सली मारे गए हैं। और मैं इसलिए खबर दिखाना चाहता हूं हर दिन, क्योंकि हर दिन गृह मंत्री के आदेश के बाद हर दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। हर दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। मार्च 2026, बार बार ये तारीख दोहराता हूं मैं।
बार बार ये तारीख दोहराता हूं, मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है। गृह मंत्री अमित शाह यही छत्तीसगढ़ में बोलकर गए थे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सली पाताल लोक में भी छिपेंगे तो मारे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को महीने भर ही हुए हैं और एक महीने में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। इनमें कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल है। भाई साहब, हमारे जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जवानों के हाथ एक बार फिर बड़ी कामयाबी लगी है। जवानों के 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लें। मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। आज जवानों ने बड़ी खुशखबरी दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर मौजूद अबू जमाड़ के जंगलों में जवानों ने कुल 124 घंटे का ऑपरेशन चलाया, यानी कि 5 दिन से भी लंबा ऑपरेशन। जवान 5 दिनों तक पैदल ही अबू जमाड़ के घने जंगलों में नक्सलियों को तलाशते रहे। घने जंगलों में जवान 40 किलोमीटर से ज्यादा चले, जिसके बाद 23 सितंबर को हुए मुठभेड़ में जवानों ने कुल 41 लाख के 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया, ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी रुपीस भी शामिल था। मारे गए बाकी दोनों नक्सली रमेश और बसंती पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बड़ी सफलता है। मारे गए नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल मिला है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी जवानों ने बरामद किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बस्तर के IG P सुंदरराज, सुन लीजिए। अभियान के दौरान दिनांक 23 सितंबर को शाम को 4 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान 3 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, जिसकी शिनाख्ती अभी DKZC मेंबर रूपेश, DVCM जगदीश और PPCM सरिता के रूप में हुई थे। हमें एक AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और काफी बड़ी संख्या में कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार बरामद किए गए थे। आप सोच रहे होंगे कि पिछले दिनों कभी 29, कभी 13, कभी 12 नक्सली मारे गए हैं, तो फिर मैं ये 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर क्यों बता रहा हूँ, इसकी पीछे की वजह भी जान लीजिए। चलिए वो भी बता देता हूँ। मारा गया रुपेश दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। ये नक्सलियों की सबसे खतरनाक कमेटी है। इस कमेटी ने देश में सबसे अधिक नक्सली हमले किए हैं। पिछले 9 महीनों में जवानों ने बस्तर में कुल 157 नक्सलियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए 157 नक्सलियों में सिर्फ 3 ही दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं। मारा गया रुपेश 2009 में मदनवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड था। ये पहला हमला था जिसमें किसी जिले के SP शहीद हुए थे। राजनांदगांव के मानपुर इलाके में हुए इस हमले में SP विनोद चौबे सहित कुल 29 जवान शहीद हुए थे। आज जवानों ने अपने SP और साथियों की शहादत का बदला ले लिया है। नक्सलियों के पाताल लोक यानी कि अबू जमाड़ के जंगलों में घुसकर जवानों ने बदला लिया है और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और मैं लगातार रवि संजय की नज़र से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खबर क्यों बड़ी है, किस लिहाज से बड़ी है। रवि। ज्ञानंद जी, जब से मैं नक्सली मुठभेड़ पे लगातार जो कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मैं इस बार का नोटिस किया हूँ। पिछले 9 महीने में फरवरी का महीना था जब पहली बार हमारे जवान नक्सलियों के सबसे खतरनाक कमांडर रहे हिडमा, उसके गांव पहुँचे थे। उसकी माँ की तस्वीर पहली बार आई थी। उसी दिन से ऑपरेशन समझ में आने लगा था कि जवान लगातार आक्रामक मोड में है और बड़े जो नक्सली लीडर हैं उनके इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार दहशत फैलाने का काम करते थे। आदिवासियों के हक की लड़ाई को जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो प्रभावित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि विकास का रास्ता वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो सबसे पहले ज़रूरी ये था कि जवान उनके दहशत को ख़त्म करें, बड़े नक्सली लीडरों का, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है। और आज भी जिस प्रकार से बस्तर IG ने कहा है कि नक्सलियों के घर में घुस के लगातार मारा जा रहा है और नक्सली ऑपरेशन लंबा चल रहा है,
कैसे इस बार जो ऑपरेशन चला था नारायणपुर अबूझमाड़ के इलाके में, वो ऑपरेशन लगातार 23 से अभी तक लगातार चलते रहा। आज जवान वापस आए, मतलब 100 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन करना जवानों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस पूरे दौरान जंगल में घूमना होता है। अभी एक टॉप नीचे पढ़ रहा था मैं, ये विस्तार न्यूज़ है, आप जो नीचे पट्टी चलती है उसको भी पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। नक्सली हथियार छोड़ दो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा ही संदेश दे दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह मंत्री के आदेश के बाद। बहुत शुक्रिया आपका रवि, और आज सही समय पर मुझे जाना होगा।